हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम शुरू करेंगे अपना कंप्यूटर का पोर्शन। यानी कि अगर आप चंडीगढ़ जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप जिसमें भी आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन संबंधित आते हैं, ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित सवाल आते हैं, जैसे अपना CCC का हम जो है हर महीने एग्ज़ाम चलते रहते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो वीडियो है, जहाँ भी कंप्यूटर से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, सबके लिए पूरी तरह से ये सही रहेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास सवाल आता है वो है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डेटा को क्या कहा जाता है। क्योंकि आपने ये चीज़ सुनी होगी कि एक इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो उसमें अगर आपको पता है कि इनपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या काम करती हैं, तो आराम से आप इस सवाल का जवाब आराम से दे पाएंगे। तो यहाँ पूछा है कि जो हम कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जो हम डेटा को भेजते हैं तो उसे हम इनपुट कहते हैं, जो कि बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से जाता है। जैसे अपनी इनपुट डिवाइसेस जो होती है हमारी, जैसे लाइट पेन है, टच स्क्रीन आ जाती है, अपना ये कीबोर्ड आ जाता है और अपना माउस आ जाता है। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। यानी जो भी हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डालना चाहते हैं तो इन सारे उपकरण के माध्यम से ही हम कंप्यूटर में वो चीज़ें डाल देते हैं। तो कंप्यूटर में भेजे जाने वाला जितना भी डेटा होता है उसे हम इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य बताइए। देखिए, कंप्यूटर के बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपसे 4 मेन काम पूछे हैं तो वो आपने बताना है। तो ऑप्शन तो मैं नहीं पढ़ने वाली, सीधा हम आंसर बताते हैं कि कंप्यूटर के जो 4 काम है ना, वो हमारे हैं इनपुट करना, फिर वो प्रोसेस करता है, फिर वो आउटपुट करता है और फिर वो स्टोरेज करता है। ठीक है, देखिए मैं इसको समझाती हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम करते हैं इनपुट। ठीक है, सबसे पहले हम इनपुट करते हैं, यानी कोई भी चीज़ हमने, जैसे कंप्यूटर में कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, कोई फाइल डालनी है या फिर कोई भी ऑडियो वीडियो जैसी चीज़ें हमने कंप्यूटर में डालनी है, तो वो हम क्या करेंगे, हम उसको इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग यानी कि जो CPU होता है ना, उसमें जितना भी डेटा डाला जाता है कंप्यूटर में, तो CPU में सारा डेटा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो दूसरा काम ये हो जाएगा। तीसरा जो हमारे पास काम आता है कंप्यूटर में वो है आउटपुट का, यानी कि जो हमने इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डाली, जिसको CPU ने प्रोसेस कर दिया और फिर वो आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से बाहर आ गया। जैसे आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे स्कैनर अपना आ जाता है। नहीं, स्कैनर तो जो होता है वो अपना इनपुट होता है। जैसे अपना प्लॉटर आ जाता है, मॉनिटर होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिवाइसेस होती हैं जो हमने इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी है, वो हमें वापस दे देता है। जैसे हमारा प्रिंटर है ना, प्रिंटर पूरा पेज पे प्रिंट करके दे देता है, तो हमारे सामने जब वो चीज़ प्रिंट करके हमें दे रहा है तो वो ऑफ कोर्स हमें आउटपुट दे रहा है। और लास्ट में जो 4th पॉइंट आता है वो है स्टोरेज। आप उस डेटा को फिर क्या करते हैं, स्टोरेज भी कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में उसको सेव कर सकते हैं या फिर आप पेन ड्राइव में, जो हार्ड डिस्क डिवाइस होती है, या कोई भी जो CD है, DVD है, इसमें भी आप उस डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में हम टोटल 50 सवाल करेंगे। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे। आफ्टर वीडियो आप मुझे कमेंट करके बताना कि कितने क्वेश्चन जो है आपके राइट हुए हैं। और ये वाला जो काम करना होता है ना, ये बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको खुद पता लग जाएगा कि मैंने पहले वीडियो अटैम्प्ट करी तो उसमें कितने थे, फिर मैंने पढ़ने के बाद दूसरी कोई वीडियो अटैम्प्ट करी तो उसमें मेरे कितने ठीक हुए। ये खुद को ही एनालाइज करने का बहुत ही बेहतरीन अच्छा तरीका है ये। तीसरा क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो बताइए, इसका तो आप आराम से दे पाओगे। तो यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर निम्नलिखित में से, 4 ऑप्शन है, तो इनमें से कंप्यूटर कौन सा काम नहीं करता है। तो जो कंप्यूटर है ये हमारा अंडरस्टैंडिंग जो है ये नहीं करता है, क्योंकि कंप्यूटर को जो भी काम दिया जाता है वो सिर्फ करके देता है। कंप्यूटर कभी उस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करता। वो तो हम करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में हम जो भी चीज़ दी जाती है उसको पहले समझते हैं, है ना, फिर हम करते हैं। लेकिन कंप्यूटर को कोई भी काम दे दो, बिना समझदारी के, बिना अंडरस्टैंड किए वो उस काम को कर देता है। तो कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। बाकी कंट्रोलिंग करना, इनपुटिंग करना या प्रोसेसिंग करना, ये सारे काम कंप्यूटर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती, कोई बाहरी सोर्स है वहाँ से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं।
ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ है जो किसी बाहरी सोर्स से कंप्यूटर में आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जो है, उसमें कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें फीड हो जाती है, तो उस सूचना को क्या कहते हैं, तो उसे हम इनपुट कहते हैं। अब इनपुट क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने लिखा है बाहरी सोर्स से, यानी कंप्यूटर को जो हम कोई भी डेटा देते हैं या कोई निर्देश देते हैं तो वो बाहर से ही तो आता है ना, बाहर से। जैसे हम माउस से इसको डाटा डालते हैं, हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करके उसमें लिख रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से ही तो कंप्यूटर में डाटा को डाल रहे हैं, तो वो चीज़ क्या होती है, उसको हम इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सूचना तैयार करने के लिए डेटा का प्रयोग कहलाता है। जो भी सूचना हम तैयार करते हैं तो उसके डेटा का प्रयोग जो है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हमारा प्रोसेसिंग। क्यों, क्योंकि हमने जो भी सूचना है कंप्यूटर के सीपीयू में डाल दी है और फिर उसका जो काम डेटा का जो यूज़ किया जाता है तो उसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं। क्योंकि पहले जो हम डाटा है उसको कंप्यूटर में डालते हैं और वो प्रोसेस करके फिर उसको वो मटेरियल बना देती है, डाटा बना देती है ना किसी भी सूचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, आउटपुट क्या है। अभी मैंने समझाया आपको है ना अच्छे से कि आउटपुट डिवाइसेस के माध्यम से हमें आउटपुट मिल जाता है, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो उन्होंने बोला है कि आउटपुट क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जो प्रोसेसर यूज़र को प्रदान किया जाता है या प्रदान की जाती है। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो प्रोसेसर यूज़र को प्रदान की जाती है वो आउटपुट होता है, जो कि हम प्रिंटर के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, कोई स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। क्यों, क्योंकि स्पीकर से हमें आवाज़ बाहर आती है ना। माइक में तो हम अपनी आवाज़ भर रहे हैं ना, माइक में हम बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्पीकर से वो आवाज़ बाहर आती है। तो जो भी चीज़ हमें बाहर दिखाई जाती है या हमें दी जाती है वो आउटपुट के माध्यम से होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। तो कंप्यूटर की इनमें से कौन सी विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि कंप्यूटर जो है इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। त्रुटि रहित कार्य, यानी कि कंप्यूटर में मिस्टेक्स की गलतियां ना के बराबर होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट आप कंप्यूटर को जो भी काम देते हैं वो आपको सही ही करके देता है। हम ह्यूमन गलती कर जाते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं करते। और तीसरा है गोपनीयता, यानी जो भी काम किया जा रहा है हमने अगर उसमें कोई पासवर्ड लगा दिया या कहीं इसको स्टोर कर दिया है तो वो गुप्तनीय ही रहेगा, उसमें कोई भी आपका चुरा नहीं सकता डाटा को। हाँ, हैकर नाम की चीज़ तो आपने सुनी होगी, वो तो करते ही अपना है, लेकिन वैसे हम कहें तो वो गोपनीय भी बनाए रखता है आपने जो भी उसमें काम किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश कच्चे तथ्य, यानी कि जो रॉ फैक्ट होता है उसको बनाता है, जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ अच्छे से कि जो हमारा डेटा होता है, ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये अभी हाल ही में 15 मार्च को SSC का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। उससे 2-3 दिन पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन सवाल जो है वो इस क्वेश्चन को करा रहे थे। तो ये वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे ना कहीं भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता उन्हें कि ये पहले सूचना रखें क्या रखें। लेकिन जो हमारा डेटा होता है वो क्या होता है, पहले कच्चा माल होता है। ठीक है, जो हमारा डेटा होता है वो कच्चा माल होता है, और बाद में जो डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है वो हमारा सूचना बन जाता है। अर्थपूर्ण क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, डाटा पहले कच्चा माल होता है और फिर वो जब अर्थपूर्ण में तब्दील हो जाता है तो वो सूचना बन जाती है। ठीक है, तो देखिए 50 सवाल हैं, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें फास्ट चलना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसी हिसाब से हम चलेंगे। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बट दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ है। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने आता है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाती है ना। ये कह रहा है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला जो डेटा होता है या फिर जो सूचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं बताइए। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, यानी इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ना ही तो वो हार्डवेयर होता है, ना वो पेरिफेरल्स होता है, और ना ही वो सीपीयू होता है। इनमें से कुछ भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। देखो, सीबीआई क्लर्क जो है 2012 में इस तरह का सवाल पूछा है, और हम लोग क्या करते हैं, हम इसमें से किसी पर भी टिक लगा के आ जाएंगे क्योंकि हमें लगाना होता है। नहीं, ज़रूरी नहीं है जो ऑप्शन दिए गए हैं आपको उनमें से कोई राइट आंसर हो ही, वो साफ मना कर दो कि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है 10वां, कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर है उसमें जो सूचना है उसको इनपुट करते हैं, ऑफ कोर्स हम डालते हैं। तो निम्न में से क्या बनता है,
अभी हम पीछे 8वां सवाल करके हटे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि जब हम कंप्यूटर में किसी भी सूचना को इनपुट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डाटा कहते हैं। वो लास्ट में क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और फिर जो हमें आउटपुट के रूप में देता है वो हमारा डाटा होता है। ठीक है, डाटा भी कहते हैं, डेटा भी कहते हैं, चल जाएगा, क्योंकि हिंदी में तो डाटा ही लिखते हैं ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने है कि नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण निम्न में से है। जो नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है इनमें से उसका कौन सा उदाहरण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मचारी का नाम। ठीक है, तो कर्मचारी का जो नाम होगा ये नॉन न्यूमेरिक डेटा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने आता है, निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में किसके घटक शामिल हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 12 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 हो जाएगा। यानी कि सीधा सा पूछा है कि हम इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, आउटपुट निकाल रहे हैं, हम स्टोरेज भी कर रहे हैं, तो किस चीज़ को कर रहे हैं भाई, हम कर रहे हैं डेटा को। जब तक हम कंप्यूटर को डेटा नहीं देंगे तो कहाँ से इनपुट होएगा, कहाँ से आउटपुट होएगा, कहाँ प्रोसेस, कहाँ स्टोरेज, कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, डेटा को लेकर कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश वह डेटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इंफॉर्मेशन, जो कि हम अभी क्वेश्चन नंबर 8 में करके आते थे, है ना। उसमें लिखा था ना कि जो डेटा होता है वो कच्चा माल होता है, लेकिन बाद में जब वो एक अर्थपूर्ण बन जाता है तो वो क्या होता है, हमारा सूचना यानी कि हमारा इंफॉर्मेशन बन जाता है। हिंदी में पीछे सूचना लिखा था इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इसमें हम हिंदी में इसको सूचना भी कहेंगे, है ना। तो यही हमारा ऊपर पूछा था, तो हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है। मतलब डेटा को हम प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारे स्टेजेस आ जाएंगे, अपने बहुत सारे चरण आ जाएंगे। ठीक है, चरण हैं, बहुत सारे कार्य हैं, जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना क्या कहता है। यानी अगर हम डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं तो उस समय हमें किस पर क्लिक करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए यानी कि इंस्ट्रक्शन। अगर हम अपने डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको इंस्ट्रक्शन तो देनी ही पड़ेंगी ना। ठीक है, तो जब तक हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे कि हाँ जी कंप्यूटर इस डेटा को प्रोसेस करके सूचना में तब्दील कर दो, तब तक जो है उसका कोई भी काम बनेगा ही नहीं। तो हमें कंप्यूटर को पहले इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं तभी तो वो काम करता है। हमारी तरह थोड़ी है कि हमें कोई फाइल दे दी और हम उसको लिखना शुरू कर देंगे। कंप्यूटर में समझ कहाँ है, उसमें अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है। जब तक उसे बोला नहीं जाएगा तब तक कुछ नहीं करेगा वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम गणना करने वाला यंत्र है, यानी पहला गणना यानी काउंटिंग करने वाला जो यंत्र है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, यानी कि अवेकस। ठीक है, तो प्रथम गणना करने वाला जो यंत्र है वो हमारा अवेकस हो जाता है। कैलकुलेटर भी काउंट करता है लेकिन वो पहला नहीं है। क्वेश्चन पता होना चाहिए, प्रथम गणना करने वाला यंत्र जो है वो हमारा अवेकस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 16, अवेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था। ठीक है, यानी ये पहला गणना करने वाला तो यंत्र है लेकिन इसका आविष्कार जो किया था वो किस देश में हुआ था। तो याद रखना अवेकस का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था हमारा चीन में। ठीक है, याद रखना चाइना ने किया था इसको। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 17 आता है, मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ, एक तो ये थोड़ा ब्लर हो गया कहीं कहीं पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन है कि पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था, ठीक है, वो कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 17 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि पास्कलाइन। यानी कि पास्कलाइन मशीन एक ऐसी मशीन थी जो कि एडिंग करती थी। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया ये वाला, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, हमने ऊपर ये जो क्वेश्चन किया था तो यहाँ हम क्या कर रहे थे, हम काउंटिंग कर रहे थे। अब दूसरा जो हमारे सामने क्वेश्चन आया तो हम इसमें एडिंग कर रहे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 है, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई। पंच कार्ड मशीन जो है, ये जो पंच कार्ड वर्ड कह रहे हो ना, देख रहे हो आप, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे भी देखो, आगे भी क्वेश्चन इसी से संबंधित पूछा गया है। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि उस फ्रांसीसी का क्या नाम था भाई जिसने वस्त्र यानी कपड़ा बनाने वाली मशीन के डिज़ाइन से पंच कार्ड मशीन बना दी थी। तो बताइए उस फ्रांसीसी का क्या नाम था। उस फ्रांसीसी का नाम था जोसेफ जैकार्ड। ठीक है, जोसेफ जैकार्ड ऐसे थे जिन्होंने पंच कार्ड मशीन बनाई थी, अगर शॉर्टकट हम लोग क्वेश्चन ले तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है 19। तो इसमें लिखा है, पंच कार्ड को अन्य इस नाम से भी जाना जाता है। देखिए, पंच कार्ड जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो जो पंच कार्ड है उसको और हम किस नाम से जानते हैं, तो हम उसे जानते हैं, इस तरह से ऑप्शन देने की क्या ज़रूरत थी। चलो, पंच कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसे हम जानते हैं साउंड कार्ड। ठीक है, जो पंच कार्ड होता है उसे हम साउंड कार्ड के नाम से भी जानते हैं। वेट, कुछ गड़बड़ है। नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होएगा हमारा होलेरिथ कार्ड। यानी जो ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें 1 लिखा है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा होलेरिथ कार्ड। ठीक है, तो पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है, चार्ल्स बेवेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। जो चार्ल्स बेवेज हैं उनके बारे में आपको पता है, कंप्यूटर के जनक हैं। तो उन्होंने जो है एक एनालिटिकल इंजन भी बनाया था। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है पूरा कि चार्ल्स बेवेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि मैकेनिकल। ठीक है, चलिए, ये बार बार पता नहीं टच स्क्रीन हो जा रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ। यानी सीधी सी बात पूछी है, किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया। तो पहला जो यांत्रिक कंप्यूटर था वो चार्ल्स बेवेज ने ही बनाया था। ठीक है, क्योंकि चार्ल्स बेवेज को कंप्यूटर का जनक माना जाता है, तो उन्होंने ही यांत्रिक कंप्यूटर को भी बनाया था, या फिर यूँ कहें कि यांत्रिक कंप्यूटर चार्ल्स बेवेज ने ही बनाया था। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे सामने आता है। ये जो फुल फॉर्म देख रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो इसकी फुल फॉर्म को भूलिएगा नहीं, हमेशा याद रखना सही तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि इसको एनाइक भी कहते हैं या फिर ENIAC का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो हमारे पास पूरा नाम आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिक तरीके से न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। मतलब ये जो भी चीज़ें की जा रही हैं इसमें, न्यूमेरिकल कैलकुलेटर जो भी है, तो वो इलेक्ट्रिक वे में किया जा रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म हमें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन भी उसी से संबंधित है, 23, कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिज़ाइन किया था। यानी कि जो एनाइक कंप्यूटर है उसको किसने डिज़ाइन किया था। तो इसको डिज़ाइन किसने किया था, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मॉचली। यानी ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इसका निर्माण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने आता है कि निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डेटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यानी ADVAC बोलेंगे, उसको निर्मित किया था। मतलब इसमें देखो उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने एक ऐसा है ना, निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ जो डेटा है उसको साथ साथ में स्टोर भी करने की व्यवस्था कर डाली। क्योंकि हम जब कोई चीज़ करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, तो हमें उसे सेव करना पड़ता है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रोग्राम के साथ साथ डेटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक, ये तो पूरी फुल फॉर्म इसकी ADVAC की दी हुई है, तो इसका निर्माण किया था। तो इसका राइट आंसर हमारे पास 24 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 आ जाएगा, यानी कि जॉन वॉन न्यूमैन। तो याद रखने में भी ईजी है। ठीक है, न्यूमैन थे, इन्होंने न्यू कुछ किया था, तो इस तरह से इसको याद रखने की ट्रिक थोड़ा याद कर सकते हैं हम, है ना। थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हमें याद रखने के लिए हम कुछ भी अगर अपनी तरफ से बना लेते हैं तो अच्छा ही है, उसमें बुरा नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने आता है कि
एडसेक का आविष्कार किसने किया था? जो एडसेक है उसका आविष्कार किसने किया था? तो एडसेक का जो आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मॉरिस विकल्स। ठीक है, तो मॉरिस विल्कस जो है इन्होंने एडसेक का आविष्कार किया था। इसकी मुझे फुल फॉर्म भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप, नहीं तो फिर मैं अगली वीडियो में खुद ही बता दूंगी, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में डैश का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जैसे कंप्यूटर की हमारी 5 जनरेशन है, अभी तक जो चल रही है वो हमारी 5th जनरेशन चल रही है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली के जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है उसमें कौन सी भाषा इस्तेमाल की गई थी, दूसरे में कौन सी थी, फिर हमारी और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो हम किसका उपयोग करते थे? हम इसे मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। यानी जो हमारी फर्स्ट ये क्या हो रहा है, चलिए चलो, जो फर्स्ट हमारे जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें मशीन लैंग्वेज, ठीक है, याद रखना, उसमें क्या था, उसमें मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी कंप्यूटर के जो है था उसमें मुझे भी याद नहीं आ रहा है, बट यह है कि हमें याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, ठीक है, दूसरे में किसका किया, तीसरे में किसका किया, चौथे में किसका किया, और हाल फिलहाल में किस लैंग्वेज में जो कंप्यूटर है वो हमारे प्रोग्राम किए जाते हैं। ठीक है, तो अगले उसमें मैं आपको थोड़ा सा ना ब्रीफ करके भी बता दूंगी इसके बारे में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 आता है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस उपयोग होती थी। तो जैसे ये वाला मैं कहने की कोशिश करी थी ना, पहले हमारे जो जनरेशन की कंप्यूटर की जनरेशन की बात करते हैं तो आप जनरेशन जरूर याद रखना, लैंग्वेज याद रखना, आपकी लैंग्वेज कौन कौन सी इस्तेमाल की गई थी। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है वो है डिवाइसेस। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी उसमें किस डिवाइस का उपयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो याद रखना, पहले में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, फिर दूसरे, फिर तीसरे, चौथे, पांचवे, इस तरह से 2 चीज़ें याद रखना, एक लैंग्वेज, दूसरा आपकी डिवाइसेस आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे सामने है, द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में प्राय प्रयोग होता था। ठीक है, मतलब आगे के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पहली, दूसरी, तीसरी पीढ़ी के बारे में। ठीक है, चलिए, तो ये हमें पहली चीज़ पता चली कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें क्या होता था, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, और हमारा उसमें क्या, किस चीज़ का इस्तेमाल होता था, लैंग्वेज मशीन थी, और डिवाइस कौन सी थी, वैक्यूम ट्यूब थी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में डैश का प्रयोग होता था। तो द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर जो है उसमें किसका प्रयोग होता था, उसमें हमारा होता था ट्रांजिस्टर का। यानी अगर पहली पीढ़ी के प्रोग्राम की बात करें तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो रहा था, और दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रकार के प्रोग्राम का इस्तेमाल हो रहा था, तो वो ट्रांजिस्टर आ जाता है। अब है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था। तो आपने तीसरी चीज़ ये भी याद रखनी है कि पहले पीढ़ी के कंप्यूटर कब से कब के बीच चले, दूसरी के कब से कब चले थे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का जो कार्यकाल था वो क्या था। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्य जो था वो 1957 से 1962 के बीच में, ठीक है, 1957 से 1962 के बीच में चला था। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे सामने आता है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था। तो अब ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसी में आपको पता लग जाएगा सब कुछ। तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका जो कार्यकाल था वो शुरू हो गया था 1963 से 1972। ठीक है, यानी जो हमारा ख़त्म हुआ था 1962 से, तो थर्ड हमारा 1963 जो है उससे शुरू भी हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए। मतलब ये भी बताया गया है कि तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनको किसके द्वारा बनाया गया था। तो उन्हें बनाया गया था इंटीग्रेट चिप्स के ज़रिए। ठीक है, तो लिखा है कि इंटीग्रेट अच्छा इसको बोलते हैं इंटीग्रेट या ग्रेड बोलेंगे इसको, मेरे ख्याल से स्पेलिंग में थोड़ा फ़र्क हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने पहले किया, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, दूसरे में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया था, और तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे हमारे उसमें हमारा इंटीग्रेट जो चिप्स है उसका इस्तेमाल किया गया था। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग की होने वाली भाषा कौन सी है। पहली तो हमने बता दी थी कि पहली जो भाषा थी, पहली पीढ़ी के उसमें भाषा जो इस्तेमाल होती थी वो मशीन लैंग्वेज थी, ठीक है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें कोबोल जो भाषा है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कोबोल, ठीक है, COBOL, मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए, ठीक है। तो कोबोल लैंग्वेज का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बाकी हिंदी में तो लिखा हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है स्पेलिंग गलत होने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने है, स्विचों के हज़ारों डैश से चिप्स बनती है, ठीक है। यानी जो हमारे पास चिप होती है ना, छोटी सी चिप्स का मतलब खाने वाले चिप्स की बात नहीं हो रही बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे चिप, जैसे आजकल अफवाह फैली हुई थी कि 2000 के नोट में चिप जो है वो लगा रखी है, तो उसी चिप की हम बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि स्विच के हज़ारों डैश से चिप बनती है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यानी ये हमारा आ जाएगा कि स्विच के हज़ारों जो ट्रांजिस्टर होते हैं ना, यानी हज़ारों ट्रांजिस्टर से मिलकर एक चिप जो है ना उसका इस्तेमाल, मतलब एक चिप बनती है, 1000 ट्रांजिस्टर से, 1000 ट्रांजिस्टर को मिला के एक बनती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने है, IC बना है, मतलब मेरे ख्याल से सीधा सा पूछ रहे हैं कि जो IC है उसको फुल फॉर्म क्या होता है। तो IC जो है वो किससे बना है, तो जो IC है वो हमारा ट्रांजिस्टर से बना है, ठीक है। IC किससे बना है, ये ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने आता है, कंप्यूटर की IC चिप के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। अभी IC हम पढ़ के हटे हैं कि वो किससे बनी है, वो ट्रांजिस्टर से बनी है। तो ये कह रहे हैं कंप्यूटर की जो IC है, IC चिप है, इसके उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत होती है। तो किसकी ज़रूरत होती है भाई, हमें इसकी जो ज़रूरत होती है वो सिलिकॉन की होती है, ठीक है। तो यानी कि जो IC चिप होती है ना वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है। जैसे तांबा लोहा होता ना, उस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं बनी होती है, ये सिलिकॉन से बनी हुई चिप होती है। और ये वाला भी अभी हाल ही में जो 15 मार्च को CCC का पेपर हुआ था उसमें भी ये सवाल पूछा था, मैंने खुद इसको हैंडल किया था, मैं पेपर दे के आई थी, तो ये भी वहाँ पर सवाल आया हुआ था, सिलिकॉन से बनी हुई चिप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 जो है इसका हमारे सामने क्वेश्चन है कि ठीक है, इंटी बोलेंगे इसको मेरे ख्याल से, इंटीग्रेट सर्किट चिप का विकास किसने किया था। यानी ये जो IC है ना इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होगी वो होगी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ठीक है। तो इसका ये बनी तो हमारी सिलिकॉन से होती है, लेकिन ये इसको बनाया किसने था, तो याद रखना इसको जो बनाया था वो बनाया था JS किल्बी, ठीक है। JS किल्बी जो थे उन्होंने IC जो चिप है उसको बनाया था। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है तो उससे संबंधित एक और आ जाता है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, उसको किसने बनाया, कब बनाया, वो सारे सवाल भी यहीं पर आपके हैंडल हो जा रहे हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन, ये तो बहुत लंबा जाएगा, नीचे वाला भी इसी से संबंधित ही है, अच्छी बात है ये तो अपनी, क्योंकि एक ही चीज़ में आपकी सारी क्लैरिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप क्या है। तो ये तो अभी ऊपर बताया था मैंने, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट इसकी फुल फॉर्म होती है, ऊपर भी लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 हमारे सामने कहता है कि इंटीग्रेट चिप्स का चिप जो है या फिर उसको हम IC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो इसका उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमने इसके बारे में कितनी सारी चीज़ें जान ली। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड चिप है इसकी फुल फॉर्म में, सिलिकॉन से बनी हुई है, हज़ारों ट्रांजिस्टर से मिलकर एक चिप बनती है। और उसके बाद हमने बात करी कि इसको बनाया किसने था, तो इसको बनाया था हमारा JS किल्बी ने। और अगला सवाल इससे आता है वो है कि ये किस पीढ़ी में इस्तेमाल की गई थी, तो ये इस्तेमाल की गई थी हमारी 5वीं पीढ़ी में, ठीक है। 5वीं पीढ़ी जो चल रही है उसमें अभी हम इसी IC चिप का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे सामने आता है कि चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होती है या फिर होते हैं। जो चौथी पीढ़ी के हमारे कंप्यूटर हैं उसमें उसके पर्सनल जो कंप्यूटर उसमें क्या होता है, तो उसमें अपने जो माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। तो चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में हमारे माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे होती और होते आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा है, पर बल्कि होना तो होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, यानी ज़्यादा की बात करी जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने आता है। ये कहता है कि माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, पीढ़ी तो हमने बहुत सारी, हमें पता चल गया कि 5 होती है, लेकिन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर भी आपके आते हैं। मिनी कंप्यूटर होता है, सुपर कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। ये सारे क्या हैं? ये हमारे कंप्यूटर के टाइप्स आ जाते हैं। तो यहाँ पूछा है कि माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी। तो माइक्रो कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी हमारी चतुर्थ पीढ़ी में, यानी कि चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें हमारे माइक्रो कंप्यूटर चलाए जाते थे, इनका इस्तेमाल किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे सामने आता है कि ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 हमारे सामने आता है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की जो विशेषता है वो ये है कि ये कृत्रिम बुद्धि यानी कि क्या बोलते हैं उसको, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जो है कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो रोबोट हैं वो बनाए जा चुके हैं। ठीक है, और उनको इस तरह से बनाया जा रहा है कि वो मानव की तरह ही काम करें। ठीक है, उनको इस तरह से बनाया जा रहा है कि वो कंप्यूटर जो हम मानव जो है ना, हम एक तो हमारे जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनका बोलते हैं, कपड़े पहनाते हैं, मेकअप जो भी है सब कुछ उनका किया जाता है ताकि वो रियल ह्यूमन लगे। और उनके अंदर क्या कर रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मानव की तरह थोड़ा सोच समझ सके। अभी हम अब सबसे पहले करके हटे थे कि कंप्यूटर में अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है, लेकिन हम अब उसमें अंडरस्टैंडिंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने चिट्टी नामक कंप्यूटर वो जो मूवी है वो तो देखी होगी, वो पूरी कोशिश कर रहा था कि उसमें फीलिंग्स आ जाए। ठीक है, वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह उसमें जेलिसी या प्यार जैसी जो भावनाएं हैं वो आ जाएं। तो हम भी क्या कर रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को बहुत ही भयंकर मानते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम इसको और बढ़ावा देंगे तो आगे चल के क्या होगा, हमारा नाश होने वाला है। अब कितना सही है कितना गलत वो तो नहीं पता, पर यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो हम 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 42 हमारे सामने आता है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के पास नहीं है। अब ये बताइए, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर के पास क्या नहीं है? ऑफकोर्स वैक्यूम ट्यूब ही तो नहीं होगा ना, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब तो हमारी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किए गए थे। तो 5वीं पीढ़ी के पास क्यों, 5वीं पीढ़ी में हम इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे? तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 43 आता है कि पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। तो याद रखना कि जो पर्सनल कंप्यूटर हम अपने इस्तेमाल करते रहते हैं तो वो किससे संबंधित हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित हैं। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कंप्यूटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और उनमें से हमारा पर्सनल कंप्यूटर का जो एग्जाम्पल है वो माइक्रो कंप्यूटर से ही निकला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 हमारे सामने आता है कि एक पर्सनल कंप्यूटर को डैश की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। अब देखिए, हम पर्सनल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो किसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमने उसे डिज़ाइन किया है भाई बताइए? तो ऑफकोर्स हम किसी व्यक्ति की, क्योंकि हम एक पर्सनल कंप्यूटर बना रहे हैं ना, कोई व्यक्ति खुद का पर्सनल लैपटॉप होगा, उसका कंप्यूटर होगा, उसमें करेगा, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो हम उसको बनाया ताकि वो पर्सनल लेवल पे जाके काम कर सके। अब पूरे ग्रुप के लिए थोड़ी बनाया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति की जो जितनी भी कंप्यूटिंग संबंधित ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए हम पर्सनल कंप्यूटर को हमने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारे सामने आता है कि निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो ये तो अब आप एकदम से फटाफट दे सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का छोटा जो कंप्यूटर होता है वो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है जो केवल एक व्यक्ति के द्वारा ही इस्तेमाल में लाया जाता है, इसलिए उसको पर्सनल बोलते हैं। ये मेरी पर्सनल डायरी है, तो उस डायरी का इस्तेमाल वो सिर्फ एक ही व्यक्ति ही करेगा, उसमें वो वही व्यक्ति लिखेगा जिसकी वो डायरी है। ऐसा नहीं कि उस डायरी में कोई भी आके अपनी भावनाएं लिख के चला जा रहा है। तो वैसे ही पर्सनल कंप्यूटर होता है कि एक व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो वही उसका इस्तेमाल करेगा, कोई दूसरा इसका यूज़ नहीं करने वाला है ना। 46 क्वेश्चन हमारे सामने आता है, माइक्रो कंप्यूटर को डैश भी कहा जाता है। तो माइक्रो कंप्यूटर को और किस नाम से जानते हैं, तो उसे कंप्यूटर ऑन ए चिप, ठीक है, कंप्यूटर ऑन अ चिप, ठीक है,
जो चिप है कंप्यूटर पर, इस तरह से हिंदी बनाई जाए तो कंप्यूटर ऑन अ चिप जो है इसको माइक्रो कंप्यूटर को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे सामने आता है कि ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, ठीक है, और यात्रा करने वाले प्रयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक भी होते हैं, ठीक है। पोर्टेबल का मतलब होता है ऐसी डिवाइसेस या ऐसे कंप्यूटर जिनको आराम से हम एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं? तो वो हमारा लैपटॉप होता है। लैपटॉप आप देख लो, पोर्टेबल है, बस में चला के, बस में बैठ के चला लो, कहीं बाइक पे किसी के साथ बैठ के जा रहे हो वहाँ भी चला सकते हो अगर आप बाइक ना चला रहे हो तो, है ना। ट्रेन में बैठ के चला लो, हवाई जहाज में बैठ के चला लो, अगर अलाउ है वहाँ पे तो चलाना। तो सीधी सी बात है कि लैपटॉप ऐसा पोर्टेबल कंप्यूटर है जो आप कहीं भी ले जा सकते हैं। आप अपने बैग में डाल के आराम से, ऐसा नहीं कि पूरा सेटअप लेके जाना पड़ेगा, आराम से बैग में डाला चल रही है ना। क्वेश्चन नंबर 48 हमारे सामने आता है, निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? तो पोर्टेबल कंप्यूटर किसे माना जा सकता है? तो पोर्टेबल जो कंप्यूटर होता है वो हम PDA जो है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म नहीं पता मुझे, बट PDA जो है इसको हम पोर्टेबल कंप्यूटर मान सकते हैं। इसकी मैं चलो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, नहीं तो फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अगली वीडियो में आपको बता दूंगी इसका जो है फुल फॉर्म क्या होती है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 हमारे सामने आता है, इन कौन सा डिवाइस उपकरण हैंडल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है? यानी कौन सी डिवाइस है या फिर ऐसा कौन सा उपकरण है जो कि हैंडल्ड, ठीक है, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है? तो वो हो जाएगा PDA। ये फिर से आ गया है, इसकी फुल फॉर्म बताऊंगी तभी आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। मुझे खुद की इसकी फॉर्म भूल चुकी है, याद नहीं आ रही है मुझे। चलो लास्ट हमारा क्वेश्चन करते हैं, कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? यानी कि आप अपने बहुत सारे घरों में देखोगे छोटे और सस्ते कंप्यूटर इस्तेमाल ऑलमोस्ट अब करने लगे हैं। हर एक घर में कम से कम एक लैपटॉप तो आने ही लगा है, ऐसा नहीं कि पूरा कंपलसरी है, लेकिन होता ही है, घर में एक के पास तो होता ही होता है। तो वो क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं वो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, यानी कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर कौन से होते हैं? लैपटॉप हो गया आराम से। चलिए तो ये पूरे 50 सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। कुछ जैसे ये PDA वाला तो ऑफकोर्स आपको समझ में नहीं आया होगा, इसके अलावा भी कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सेशन अच्छा लगा कि नहीं लगा। बाकी मैं वीडियो आपको अब देती रहूँगी इसमें से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर मन करे तो कर लेना, लाइक वो भी है, मन करे तो कर देना, कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।